Hello friends, in yesterday's video we will discuss fertilization. In fertilization we will discuss the fusion of gamete, that is known as syngamy, and also we will discuss two types of fertilization: internal fertilization and external fertilization. And after that we will discuss post fertilization. In post fertilization there are two steps. First one is zygote formation and second one is embryogenesis, formation of embryo is called embryogenesis. And after that we will discuss two cycle, menstrual cycle and menstrual cycle. We will only discuss introduction of menstrual cycle because in chapter 3 we will discuss with in more detail. So फ्रेंड्स, कल एक सलेबस आया है 2021-22 के स्टूडेंट के लिए बायोलॉजी का पेपर पैटर्न और सलेबस क्लास 12 का आया था। तो कल मैं देख रहा था, तो उसमें फ्रेंड्स उस सलेबस का मैं देख रहा था, उसमें दो टॉपिक मुझसे स्किप हो गया था। स्किप क्या हो गया था, मतलब टॉपिक था, जैसे मैं एक्सप्लेन किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जाम्पल थे जो मैं एक्सप्लेन नहीं किया था, तो मैं पहले उसको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद फिर मैं पेपर पैटर्न जो 2021-22 में होगा थ्योरी का, उसका मैं पेपर पैटर्न एक्सप्लेन करूँगा। और उसके बाद मैं यूनिट वाइज जो मतलब पर यूनिट से कितने मार्क्स का आएगा वो एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं जो दो टॉपिक चैप्टर फर्स्ट का दो टॉपिक जो है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रेंड्स, थोड़ा सा अनवांटेड नॉइज आएगा, उसको इग्नोर करिएगा। चलिए, तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा दो पहले टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का जो मैं स्किप किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि व्हेन द ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय अ सिंगल पेरेंट देन इट इज़ कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फ्रेंड्स मैं डिस्कस करूँगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब किस स्ट्रक्चर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो फर्स्ट टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। means structure through which asexual reproduction take place is called asexual reproductive structure। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल को मैं डिस्कस करता हूँ। आज मैं थोड़ा बाहर आया हूँ, इसलिए मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। एग्जाम्पल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो है जूस्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किसमें होता है? क्लेमाइडोमोनास। उसके बाद कोनिडिया के थ्रू किसमें होता है? पेनिसिलियम में।
पेनिसिलियम के थ्रू कोनिडिया पेनिसिलियम जो होता है उसमें कोनिडिया के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और उसके बाद जेम्यूल या गेम्यूल जो आप पढ़ सकते हैं, जेम्यूल इन स्पॉन्जी। एंड लास्ट वन इज बर्ड्स इन हाइड्रा। Now friends, we will discuss vegetative propagule and vegetative propagule and vegetative propagule. So what is vegetative propagules? Vegetative propagule, स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल फ्रेंड्स, यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, वेजिटेटिव मीन्स प्लांट, प्रोपेग्यूल मतलब जिससे प्रोपेगेशन हो। तो अभी मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। क्या होता है कि पार्ट ऑफ प्लांट that is capable to produce offspring is called vegetative propagule. And this phenomenon is called vegetative propagation. ओके फ्रेंड्स, कि प्लांट के जिस पार्ट से न्यू प्लांट बन जाए उसी पार्ट को बोलते हैं वेजिटेटिव, उस पार्ट को बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल और उस फिनोमिनन को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हम कुछ एग्जांपल फ्रेंड्स एक्सप्लेन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला एग्जांपल है आई के थ्रू होता है किसमें, पोटैटो में। ओके, आई के थ्रू होता है पोटैटो में, मतलब आई के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है पोटैटो में। उसके बाद राइजोम, राइजोम के थ्रू होता है जिंजर एंड बनाना। बल्बिल के थ्रू होता है एव में, AGAVE, एव। उसके बाद लीफ बड किसमें होता है, किसमें, ब्रायोफाइलम में, ब्रायोफाइलम। और उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑफसेट्स जिसके में होता है वाटर यासिंथ, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है
ऑफसेट इन वाटर यासिन। वाटर यासिन में कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है? थ्रू ऑफसेट के। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तो फ्रेंड हो गया जो 2 टॉपिक मैं छोड़ा था वो। अब हम बात करेंगे यार पेपर पैटर्न के बारे में, जो 2021-22 का थ्योरी का पेपर होगा। पेपर पैटर्न से बताने से पहले फ्रेंड्स मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग NCERT बुक ज़रूर पढ़ा करिए। NCERT बुक पढ़ेंगे बिकॉज मैं आपको बार बार बता दिया हूँ कि एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम NCERT। अब मैं ये 2 टॉपिक जो भूल गया था, मतलब स्किप कर दिया था, अगर इसी में से क्वेश्चन आ जाता तो अगर आप नहीं पढ़े होते बुक तो नहीं कर पाते। तो इसलिए फ्रेंड्स ये पढ़ने के बाद भी आप एक बार NCERT बुक रिवाइज करें, ठीक है। चलिए अब हम आज पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स पेपर पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं। तो पेपर पैटर्न कुछ इस प्रकार रहेगा। सेक्शन देखिए, सेक्शन ए जो रहेगा उसमें 10 टोटल 14 क्वेश्चन आएंगे। 10 MCQ हो सकता है या उसमें मैचिंग टाइप भी हो सकता है, ठीक है। 10 MCQ में क्या हो सकता है? MCQ हो सकता है या फिर उसमें मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन टाइप भी हो सकते हैं। और 4 क्वेश्चन कैसे रहेंगे? असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन रहेंगे। मतलब सेक्शन ए में टोटल 14 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन MCQ टाइप जिसमें मैच द फॉलोइंग भी हो सकते हैं, और 4 क्वेश्चन रहेंगे असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन, ओके। तो इस प्रकार सेक्शन ए में 14 क्वेश्चन और कितने मार्क्स के? 14 मार्क्स के, 1 मार्क के सब रहेंगे। 14 क्वेश्चन तो 14 मार्क्स के हो गए। अब आइए बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में क्या रहेगा? केस बेस्ड क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहेंगे, मतलब ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स के। 2 क्वेश्चन हो गए और 1 क्वेश्चन 4 मार्क के। तो मार्क्स कितने हो गए? सेक्शन बी भी क्या हो गया आपका? 14 मार्क्स का हो गया। और टोटल क्वेश्चन इसमें 3 टोटल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के। तो सेक्शन बी में 3 टोटल क्वेश्चन हो गए और मार्क्स 14। सेक्शन सी में अगर बात करें, सेक्शन सी की, तो 6 क्वेश्चन इसमें होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और 2 मार्क्स ईच। तो उस हिसाब से कितना होगा? 12 मार्क्स सेक्शन सी के हो गए। अब सेक्शन डी की बात करें तो इसमें 5 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग आंसर टाइप 1, ठीक है। 5 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग आंसर टाइप 1, 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, 3 मार्क। इस हिसाब से टोटल मार्क्स कितने होंगे? 15 मार्क्स सेक्शन डी के। अब सेक्शन ई के क्या होंगे? 3 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग आंसर टाइप 2। लॉन्ग आंसर टाइप 2 अगर होंगे तो इसमें 5 मार्क्स पर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और 5 मार्क्स ईच होगा। तो इस हिसाब से इसमें नंबर कितने हो गए? सेक्शन ई के 15 मार्क्स हो गए, ओके। अब आपको ऑप्शनल किस में मिलेगा? मीन्स इंटरनल चॉइस या ऑप्शनल जो आप कहें, इंटरनल चॉइस अगर करिए तो 3 क्वेश्चन ऑप्शन आपको इंटरनल चॉइस इसमें मिलेगा। 3 क्वेश्चन इन सेक्शन सी, 2 क्वेश्चन इन सेक्शन डी, और सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स के ईच। तो उसमें आपको तीनों क्वेश्चन में तीनों ऑप्शनल मिलेगा, मतलब और करके रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स पर यूनिट से कितने मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, यानी यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे ये यूनिट 1 मतलब क्लास 12 का यूनिट 1, अगर आप NCERT बुक खोलेंगे तो उसमें यूनिट 6 लिखा होगा, क्योंकि 5 यूनिट आप 11th में पढ़ लिए। लेकिन आप 12th की हम बात कर रहे हैं तो 12th में यूनिट 1 कौन सा है? रिप्रोडक्शन। इससे 14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद यूनिट सेकेंड है किसका? जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन का। इससे 18 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 3 क्या है? बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से, इससे आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 4 है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और यूनिट 5 पर लास्ट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इससे 14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और इसी से फ्रेंड्स केस बेस्ड क्वेश्चन जो रहते हैं वो इसी से बनेंगे, एनवायरनमेंट से केस बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। और इसको फ्रेंड्स समझिएगा। और इस हिसाब से हम लोग का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। और
चैप्टर 1 फ्रेंड्स हम लोग का कंप्लीट हो गया टोटल। आप एक बार पढ़िएगा, जो नहीं समझ में आएगा कमेंट करके पूछिएगा। और कल से हम लोग चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, एक बात और, सलेबस भी आया था, तो जितना मैं पढ़ाऊँगा वो सब सलेबस से ही रहेगा, लेकिन फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप एक बार सिलेबस और डिटेल में ये पेपर पैटर्न को पढ़ लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।